दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड है, क्योंकि इसने अभी हाल फिलहाल में क्या किया ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डी लिस्टिंग कर दिया है। अब डी लिस्टिंग और डी रजिस्टर में क्या अंतर होता है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डी रजिस्टर करने का हक नहीं है, वो डी लिस्टिंग कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं रीजन क्या है। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज क्या होती है दोस्तों, रियल लाइफ में मतलब सिर्फ और सिर्फ पेपर पे ही मतलब है, मतलब रियल लाइफ में नहीं है, तो उनको लेटर पैड पार्टीज भी कहा जाता है, ठीक है। इनके ना कोई ऑफिस होते हैं, ना ही कोई इलेक्शन ये लड़ते हैं, और ना ही कोई मतलब नोटिस जो भेजा जाता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। दे सिर्फ इनकी क्या एंजॉय करते हैं, टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है, मतलब जो इसका एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है ना, रजिस्टर्ड पार्टी अगर आप देखेंगे तो ये वो पार्टियां होती हैं, मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और उसमें जो दूसरी होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि मतलब अनऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड होती है, रिकॉग्नाइज नहीं होती। कौन सी वाली, जो जिनको डी लिस्टिंग किएगा वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। और रजिस्टर्ड पार्टी जो होती हैं, अब अगर रिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब जैसे एज ए स्टेट पार्टी या एज ए नेशनल पार्टी, तो वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, सॉरी ऑर्गेनाइज नहीं दोस्तों, रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए रजिस्टर्ड पार्टी तो वो होती हैं इसमें दोनों आ जाती है, अनरिकॉग्नाइज भी आ जाती है और रिकॉग्नाइज भी आती है। पर रजिस्टर्ड पार्टी वो पार्टी होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होती है, सेक्शन 29A के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1951 में दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। और इसको मतलब किस मतलब आर्टिकल में दिया गया है, अब हमारे जो आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19 का जो 1 का C है, मतलब फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसी में पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने का हक दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ईसीआई क्या कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी रजिस्टर तो नहीं कर सकता किसी पार्टी को, है ना, सिर्फ इसलिए कि मतलब वो इनएक्टिव है बहुत दिन से, ठीक है, ये कोई रीजन नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसको डी लिस्ट कर सकती है, ठीक है। और डी रजिस्टर तभी कर सकती है अगर मान लीजिए उसने जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन कराया वो फ्रॉड निकल गया, ठीक है। और मान लीजिए पार्टी को मतलब गवर्नमेंट ने मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये क्या है, अगर मान लीजिए देश की संबद्धता या सोवेरेनिटी को खतरा है, सिक्योरिटी की उसकी वजह से, तो उसको मतलब घोषित कर दे अगर अनलॉफुल तो गवर्नमेंट, तो फिर मतलब वो अपने आप ही मतलब डी रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आता है कि अगर पार्टी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बोल दे, है ना, और उसकी अवहेलना कर दे, तब भी मतलब डी रजिस्टर हो सकती है, ठीक है। और बाकी सिर्फ इनएक्टिव है, इसके लिए मतलब आप उसको नहीं कर सकते हो। उसके बाद बेनिफिट क्या मिलता है इनको, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑर्गेनाइज नहीं दोस्तों, अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, तो उनको देखिए एक तो टैक्स में छूट मिल जाता है, एक कॉमन इलेक्शन सिंबल यूज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है स्टार कंपनी कम से कम नहीं तो मतलब 20 मैक्सिमम ये लोग उतार सकते हैं। स्टार कंपेनर वो होता है जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी का सबसे मेन चेहरा होता है। ये जरूरी नहीं पॉलिटिकल पार्टी का ही हो, मतलब बस ये उसे रजिस्टर हो पॉलिटिकल पार्टी से, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अगर मतलब रिकॉग्नाइज पार्टी है तो वो 40 तक ले सकती है, और अनरिकॉग्नाइज है तो 20 तक ले सकती है। पर इसमें फायदा क्या होता है दोस्तों ना, जैसे एक बजट सीमित होता है ना, तो जो स्टार कंपेनर होता है इसका जो ट्रेवल का खर्चा होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता उसमें, है ना। जैसे एक अलाउ होता है कि इससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, तो स्टार कंपेनर जहां जहां जाएगा उसका खर्चा इंक्लूड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए वो अगर अपनी जहां पे भी जा रहा है मतलब प्रमोट करने के लिए, पार्टी का तो नाम ले पर वहां के कैंडिडेट का नाम ना लेना, तो फिर मतलब बिल्कुल नहीं होगा। पर अगर कैंडिडेट का नाम ले लेगा ना, तब इंक्लूड हो जाएगा उस पर, मतलब उस कैंडिडेट के वो खाते से भी 50% डिडक्ट होगा उसका, ठीक है। और मान लीजिए अगर स्टार कंपनी पीएम है तो मतलब सिक्योरिटी का खर्चा अगर स्टार कंपनी तो सरकार उठाएगी, पर मान लीजिए उनके साथ कोई और स्टार कंपनी भी है तो मान लीजिए 50% उसके ऊपर जाएगा सिक्योरिटी का खर्चा, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं करंट पीएम हो, मतलब फॉर्मर भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा अभी क्या किया है उसने, जो मतलब डीलिस्टिंग का क्या रीजन दिया है। एक तो पहला है कि वो 2019 या उससे पहले से इनएक्टिव हैं, और कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उनके ऑफिस में, जो एड्रेस उन्होंने दिया है वहाँ पे वो मिलते नहीं हैं। और उसके बाद नॉट अपडेटेड इंटरनल, मतलब 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने अपना इंटरनल जो मतलब लाइव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मतलब ऑफिस कहाँ है, ऑफिस में रहते कौन है, ये सब नहीं अपडेट किया है, तो उनको ये सारे बेनिफिट हटा दिए गए हैं, मतलब और उनको डी लिस्ट कर दिया गया है। बेनिफिट क्या क्या हटेंगे, वही कॉमन सिंबल और टैक्स एग्जेम्पशन जैसे से बेनिफिट हटा दिए गए, ठीक।